Hello dear students. Today in this lecture series of ours from the chapter Solutions, we are going to discuss the next colligative property for the dilute solutions, and the next property is elevation in boiling point. What do you understand by elevation in boiling point? For this you need to know what is boiling point. तो boiling point क्या होता है? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure. कि वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो हम कहेंगे द टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट लिक्विड. अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास हमें डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तो जब भी हम देखते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट जब हम मेज़र करते हैं एट डिफरेंट कंडीशंस, तो हम देखते हैं कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर. अब यहाँ पर अगर हम कहें कि किसी पॉइंट ई पर उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सो दैट दिस पॉइंट ई विल बी कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेट अस match that point E with a dotted line to the temperature axis. So here the T note is the boiling point for pure solvent. Now let us suppose कि अब हम उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ अमाउंट सॉल्यूट का ऐड कर देते हैं. देन व्हाट विल हैपन? हमें पता है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो the vapor pressure of the solution get lower down because we have studied the property relative lowering in vapor pressure. वहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि whenever a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure will decrease and therefore the vapor pressure versus temperature curve for solution will lie below the solvent curve. यही हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ए बी जो है दैट इज़ द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड सी डी इज़ द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉल्यूशन. और जो सॉल्यूशन वाला कर्व है वो प्योर सॉल्वेंट वाले कर्व से नीचे लाई कर रहा है. दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा ही हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा. अब देखो, अगर पी नोट हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है या हम कहें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है, तो इस पी नोट को एक्सटेंड करते हुए हम सॉल्यूशन वाले कर्व पर मैच करेंगे. लेट अस से कि ये सॉल्यूशन वाले कर्व को जा कर के पॉइंट एफ पर कट करता है, जैसा कि यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रखा है. तो इस पॉइंट F को जब हम टेम्परेचर एक्सिस से मैच कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो अब हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय TS दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ T नोट. दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, वेन एवर वी एडिड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू सम प्योर सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट for that solution will be more than that of pure solvent. So this property is called elevation in boiling point. कि हमारे पास यहाँ क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट विल एलिवेट एंड दिस rise in boiling point from that of the pure solvent. This is known as elevation in boiling point. So from here, from the figure, we can define the elevation in boiling point by the symbol delta TB, and you can easily see that this delta TB is basically the difference between the two temperatures
T naught and Ts, where T naught is the boiling point of pure solvent and Ts is the boiling point of solution. So delta Tb is equal to Ts minus T naught, and this delta Tb is called the elevation in boiling point. Now the next topic which we have to discuss is the most important one, कि thermodynamic derivation of relationship between elevation in boiling point and the concentration of solution. इस टॉपिक में क्या करना है बेटा, हमें थर्मोडायनेमिकली डिराइव करना है रिलेशनशिप को किस किस के बीच, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच की रिलेशन को. तो यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप देखें बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमें मिल सकती है दो इक्वेशन, या हम कह सकते हैं दो लॉज को मिक्स करके, आउट ऑफ विच वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन कॉल्ड क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड राउल्ट्स लॉ, कि जो हमें थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करनी है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द राउल्ट्स लॉ एंड द क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की स्टेटमेंट देखते हैं. वो क्या कहती है, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहती है ln, that means natural logarithm of P2 by P1 is equal to delta H by R into 1 by T1 minus 1 by T2. जहाँ पर P1 तो है हमारे पास T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और P2 हमारे पास है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 एंड सो ऑन. बाकी टर्म्स का आप लोगों को पता ही है. तो यहाँ पर अब ये जो डेल्टा H है, दिस इज़ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कौन सी है, बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग से क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं. तो ये जो डेल्टा H होगा, दिस विल बी कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या इसको लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट भी हो रहा है. तो इसको हम बोल सकते हैं द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. आप देखो नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर हम इसी ऊपर वाली फिगर को देखें तो हमारे पास जो G और F हैं, पॉइंट G एंड पॉइंट F इज़ हेयर एंड पॉइंट G इज़ हेयर, वो दोनों सेम कर्व के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन वाला कर्व है. अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का एट एंड सॉल्यूशन, दोनों का ही वेपर प्रेशर वो हमारे पास T नोट टेम्परेचर पर है, P नोट एंड PS रेस्पेक्टिवली, कि P नोट हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो इस ऊपर वाली फिगर से हम कह सकते हैं कि पॉइंट G के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज़ T नोट, और जहाँ यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा दैट विल बी PS, और जो पॉइंट F के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो हमारे पास यहाँ पर हो गया TS, और जो वेपर प्रेशर यहाँ होगा दैट विल बी कॉल्ड P नोट. तो अब यहाँ से अगर हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को उठा लें, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस तो चल ही रही है सॉल्यूशन और वेपर्स के बीच में, कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन फेज़ को छोड़ के और वेपर फेज़ में जाने की टेंडेंसी रखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोसेस चल रही है इक्विलिब्रियम की, कि हमारे पास सॉल्यूशन इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, और क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिख सकते हैं ln P नोट बाई PS इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई R
इंटू 1/T0 माइनस 1/TS, जहाँ पर डेल्टा H तो है latent heat of vaporization of 1 mole of the solvent, and delta HV is nearly equal to the latent heat of vaporization at any time of the pure solvent. तो अब अगर यहाँ से इसी इक्वेशन को देखें, ऊपर वाले इक्वेशन को, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, ln P0/PS इज इक्वल टू डेल्टा HV/R इंटू T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो अब इसकी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ln P0/PS इज़ इक्वल टू डेल्टा HV/R इंटू, क्योंकि हमने डिफाइन किया था TS माइनस T0 इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा TB। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बन गया डेल्टा TB और नीचे हमने LCM लिया था, तो LCM इज़ T0 इंटू TS। फर्दर हम कह देते हैं कि जब हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो TS भी नियरली T0 के ही इक्वल होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ln P0/PS इज इक्वल टू डेल्टा HV/R इंटू डेल्टा TB/T0। अब राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X2, जहाँ पर X2 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर दें, जो हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है राउल्ट्स लॉ वाली, तो हमारे पास ये बन गया 1 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू X2। दैट मीन्स PS/P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 एंड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ PS/P0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस X2। 1 माइनस X2 का जब हम लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन बाहर, और जो लॉगरिथम वाली टर्म है उसका क्या आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा है ln P0/PS इज इक्वल टू माइनस, नहीं ये स्टेप बाद में आएगा बेटा, पहले स्टेप है हमारे पास ln PS/P0 इज इक्वल टू ln 1 माइनस X2। दैट मीन्स इसको अगर हम इन्वर्ट करके रख देंगे तो हमारे पास आ गया ln P0/PS इज इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस X2। अब हम क्या करते हैं, सिंस जो यहाँ पर X2 है वो एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, दैट मीन्स एक्सपेंशन उससे हम जनरली अवॉइड करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, ln 1 माइनस X2 वाली जो टेस्ट सीरीज़ बची हुई थी हमारे पास ऊपर बनी हुई थी, उसको एक्सपेंड कर लिया। तो एक्सपेंड किया तो इसका एक्सपेंशन हमारे पास है यूजिंग मैथमेटिक्स, दैट इज़ एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो ये बन गया माइनस x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x3 स्क्वायर बाय x3 क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आ गया ln P0/PS इज इक्वल टू डेल्टा HV/R इंटू डेल्टा TB/T0। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X2, जहाँ पर X2 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब इस फिफ्थ इक्वेशन को, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू X2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें यहाँ से मिल गया ln P0/PS इज इक्वल टू X2। इस वैल्यू को उठा के और हमारी जो ये एक इक्वेशन आई थी ln P0/PS इज इक्वल टू डेल्टा HV/R इंटू डेल्टा TB/T0 स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर X2 डिवाइडेड बाय डेल्टा HV। तो अब यहाँ पर ये जो T0 है दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से अगर हमारे पास कॉमन प्रैक्टिस यही रहे इन द स्टैंड्स ऑफ एलिवेशन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी
Hence equations other modified as further कि if N2 is the number of moles of solute by dissolving in N1 and N1 moles of solvent and the mole fraction of solution with given 2. तो अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन जब मॉडिफाई होकर के हमारे पास आएगा तो इसमें हमारे पास बन गया कि हम सपोज़ कर लें कि जो सॉल्यूट है उसके N2 मोल्स N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हैं, तो यहाँ से हमारे पास X2 बन जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. अब क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो N2 विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू N1. देयरफॉर फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन क्लियर N2. सो फर्दर W2 ग्राम्स अगर सॉल्यूट के डिज़ोल्व किए गए हैं और M2 और M1 आर द weights of solute and solvent respectively, then N2 is equal to W2 by M2. ये हमें पता ही है that number of moles is equal to weight in grams upon molecular weight. So N2 हमें यहाँ से लिखा और N1 हमने यहाँ से लिखा. Finally we can calculate X2 and X2 comes out to be W2 by W1 multiplied by M1 by M2. इस वैल्यू को अपनी फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर बाई डेल्टा एच वी इंटू W2 M1 बाई W1 M2. दैट मीन्स आर टी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वी बाय M1 इंटू W बाय W2 बाय 1 माइनस M2. अब ये जो टर्म यहाँ फर्स्ट वाले उसमें है दैट इज़ डेल्टा एच वी बाय M1. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l और उसके कॉर्नर पे लगा देंगे स्मॉल v यानी कि LV एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब इसको फिर से ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर लो तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर बाई डेल्टा एच वी इंटू W2 M1 बाई W1 M2. अब इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. हमने क्या किया, जो हमारे पास ये टर्म थी डेल्टा टी बी उसके जिसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है उसके लिए हमने लिखा that this W2 by M2 this is the molecular weight of the substance. तो हमने इसकी जगह मोलिकुलर वेट M से डिनोट कर दिया तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर बाई एल वी इंटू एक्स बाई 1000. तो डेल्टा टी बी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया आर टी नोट स्क्वायर बाई 1000 एल वी इंटू एम. अब हम कहते हैं फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या किसी भी सॉल्वेंट की गिवन क्वांटिटी के लिए ये जो टर्म है आर टी नोट स्क्वायर बाई 1000 एल वी इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय के बी एंड इज़ कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो यहाँ से अब हम के बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. के बी की वैल्यू हमारे पास आ गई आर टी नोट स्क्वायर बाई 1000 एल वी. तो अब यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू K1 इंटू एम. दैट मीन्स द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the building of the solution may be defined as the when the molality of solution is unity, then when 1 mole of solute is dissolved per 100 gram of solvent. So this was all about today's lecture, and today's lecture we are having the definition delta TB is equal to KB into M, and if we take molality as unity then delta TB becomes equal to the KS. And this is all about today's lecture. So in the next lecture we are going to discuss the same property, that is the elevation in boiling point, क्योंकि उसके अभी कई सारे टॉपिक्स आपके पास रहते हैं. फॉर एग्जांपल उसके methods of determination and उसके hands.
So let us complete this lecture.